नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि वाट मीटर क्या होता है, शक्ति मापी किसे कहते हैं, शक्ति मापी की आवश्यकता क्यों होती है, वाट मीटर की आवश्यकता क्यों होती है, क्या वाट मीटर के बिना किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर माप सकते हैं, और माप सकते हैं तो वाट मीटर की आवश्यकता क्यों हुई, ये भी देखना आप लोगों को अनिवार्य है। और उसके बाद भी देखना है कि वाट मीटर यदि आप लोगों ने यूज किया है तो वो कितने प्रकार का होता है, और यदि प्रकार भी उसके हैं तो किस किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कौन कौन से प्रकार होंगे, उस प्रकारों में इस वाट मीटर से शक्ति मापन कैसे कर सकते हैं, वह वाट मीटर कैसे कार्य कर सकता है। और वाट मीटर के अनुसार उस वाट मीटर में जैसे अपना स्केल होगी, पैमाना हो, जो अपना पैमाना होता है, पॉइंट होता है, जो विद्युत चुंबक होते हैं, उनका किस किस प्रकार संयोजन होता है, इन सब बातों को आज इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। ऐसे मान लो कि आज वाट मीटर का पूरा कंप्लीट अध्ययन कर लेंगे। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो भी टॉपिक आता है, जो भी पॉइंट आता है, वो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है। तो उन सबसे आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको दो तीन टाइप के यहाँ वाट मीटर मिलने वाले हैं। किस सप्लाई पर काम करेंगे, किस सिद्धांत पर काम करेंगे, सारा कंप्रोमाइजेशन यहाँ पे होगा आज। तो आज के वीडियो वाट मीटर के लिए अपने इस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में वाट मीटर सबसे इंपॉर्टेंट मीटर होता है, उसके लिए खास होने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपने नोट्स में अपडेट करते जाइए। मैं आपको हर बार बताता हूँ कि वीडियो को पूरा देखो, नोट्स में लिखो और उसका अमल करो, तो कहीं जाके आप लोगों के ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी ईजी होने वाली है। अन्यथा आप लोगों के मन में जो डर है कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी हार्ड होती है, हमें आती नहीं है, हम पीछे रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं आपको बताऊँ उतना लिखो और उसको अमल करो, आपको कहीं भी समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को देखिए, लगातार कंटिन्यू देखिए और अपने नोट्स में अपडेट करते जाइए। आज की वीडियो में क्या देखेंगे, वाट मीटर का अध्ययन करने वाले हैं। ये देखेंगे वाट मीटर, इसको कहते हैं शक्ति मापी। क्या कहेंगे, शक्ति मापी का अध्ययन करने वाले हैं। अब इस शक्ति मापी देखो, शक्ति मापी किसे कहते हैं, जो पावर नापता है। तो आपको सबसे पहले देखना वाट मीटर का कार्य क्या है। इस वाट मीटर का कार्य क्या है, ये वाट मीटर शक्ति मापन करता है। क्या करता है, शक्ति का मापन करता है या पावर का मापन करता है। ऐसे मान लो पावर का मापन करता है। अब एसी में करेगा कि डीसी में करेगा, ये तो आप लोगों को देखना है कि कौन सा मीटर एसी पर कार्य करता है और कौन सा मीटर डीसी पे कार्य करता है। और वाट मीटर के बिना डीसी कैसे नाप सकते हैं, वाट मीटर के बिना पावर कैसे नाप सकते हैं, ये भी देखना है। तो सबसे पहले ये देखो आप लोग कि डीसी में पावर क्या होती है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये देखना, बाद में आपको दिखाता हूं मैं कि वाट मीटर के टाइप्स क्या होते हैं। पहले देखेंगे वाट मीटर की आवश्यकता क्यों हुई, उसको देखना जरूरी है। तो सबसे पहले देखो डीसी में पावर कैसे नापेंगे। डीसी की बात की जाए तो P बराबर होता है VI, ये होता है। अब ये VI वाट हो गया, इसका मतलब कि करंट वोल्टेज के गुणनफल को पावर कहते हैं। आप लोगों ने डीसी सर्किट लिया, जितना वोल्टेज आया और जितनी धारा आपको सर्किट में मिली, उनको यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह उस सर्किट की पावर निकल जाती है। चलो ये बात भी सही है। एसी की पावर की बात करें, एसी में आप लोगों को पता है, एसी में बात करेंगे किसकी बात करेंगे, सिंगल फेज की बात करेंगे। सिंगल फेज में पावर बराबर क्या आता है, VI और कोस फाई। यहाँ आपको दो मीटर चाहिए, यहाँ दो चाहिए। कौन कौन से चाहिए, एक तो चाहिए आपको वोल्ट मीटर, ये क्या है वोल्ट मीटर, और एक चाहिए एम्पीयर मीटर। लेकिन यहाँ तीन चाहिए, एक वोल्ट मीटर चाहिए, एक एम्पीयर मीटर चाहिए और एक पावर फैक्टर मीटर चाहिए। पावर फैक्टर तीन मीटर की आवश्यकता होगी आप लोगों को। अब तीनों मीटर एक साथ सर्किट में संयोजित करेंगे, पावर फैक्टर मीटर लगाएंगे, एम्पीयर मीटर लगाएंगे और वोल्ट मीटर लगाएंगे। फिर तीनों की जो रीडिंग आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, सिंगल फेज की पावर मिलेगी। समझ रहे आप बात को। अब आपको ये देखना है कि थ्री फेज, चलो थ्री फेज की बात कर लेते हैं। थ्री फेज की पावर नापी एसी में, एसी में थ्री फेज की पावर नापे तो क्या होगा। अब देखो थ्री फेज में भी आपको दो प्रकार से पावर नापनी पड़ेगी, एक बैलेंस लोड के लिए और एक अनबैलेंस लोड के लिए। आप यदि पॉलीफेज के चैप्टर को देखोगे तो आपको पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। एक एक बारीकी से पढ़ा रखा है, इतने अच्छे तरह से पढ़ाया है कि आप लोग एक बार यदि पॉलीफेज के सिस्टम को देखोगे तो पावर के इसमें आपको कहीं समस्या आने वाली है, पावर के संबंध में आपको समस्या आने वाली नहीं रहेगी। चलो बाद की बात है, इसमें देखेंगे पहले बैलेंस लोड के लिए, मतलब संतुलित भार के लिए बात करते हैं। किसकी, संतुलित भार की बात करते हैं। संतुलित भार में पावर कैसे नापते हैं, संतुलित भार 3 VP IP और कोस फाई, ये है संतुलित लोड के लिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको यह देखना जरूरी है
कि वाट मीटर की आवश्यकता क्यों हुई, कि जब अपने पास वोल्ट मीटर है और अपने पास एम्पीयर मीटर है और अपने पास पावर फैक्टर मीटर है, तो वाट मीटर की आवश्यकता क्यों हुई। अब देखो यहाँ क्या है, 3 से गुणा करना, ये क्या है, वीपी फेज वोल्टेज, आईपी फेज करंट और ये cos फाई सर्किट का पावर फैक्टर है। तीनों मिल जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि इन तीनों की रीडिंग को मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 3 फेज की, यदि आपको अनबैलेंस लोड की बात करें तो क्या मिलेगा, 3 फेज की बात करें तो ये मिलेगा आपको अनबैलेंस असंतुलित भार। असंतुलित भार की बात करें तो क्या मिलेगा, √3 मिलेगा आपको, P बराबर √3 VL और IL cos फाई, ये मिलने वाला आप लोगों को। इसका मतलब कि √3 से गुणा करना पड़ेगा आपको, किसको, लाइन का वोल्टेज को, लाइन करंट को। यहाँ फेज था, अब यहाँ था कि आपको फेज वोल्टेज चाहिए और फेज धारा चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ तो आपको लाइन वोल्टेज चाहिए, लाइन करंट चाहिए, लाइन करंट को 2 फेजों की धारा चाहिए, 2 फेजों का वोल्टेज चाहिए, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। और यदि लोड बदल गया, अब सपोज कीजिए यहाँ मान लीजिए कि कितने मीटर लगे, यहाँ एक ये लगा, एक 3 मीटर होगी, 3 मीटर में यदि माना कि 2% त्रुटि भी होती है तो यहाँ 2 इसकी, कितनी परसेंट त्रुटि होगी, क्योंकि आप यथार्थ स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते, यथार्थ मापन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ त्रुटि होती है त्रुटि। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको संतुलित लोड के लिए आपको 1 वाट मीटर चाहिए, 1 एम्पीयर मीटर चाहिए और 1 पावर फैक्टर मीटर चाहिए। आवश्यकता होगी तो आप संतुलित लोड नापोगे। फिर यदि असंतुलित की बात करें तो वही आपको यंत्र चाहिए, मीटर चाहिए आपको, तब नापोगे। लेकिन वोल्ट मीटर में, एम्पीयर मीटर में त्रुटियां होती हैं, ये तो है नहीं यथार्थ बिल्कुल मतलब परम होते हैं या आदर्श होते हैं, इनमें त्रुटियां नहीं, त्रुटियां होती हैं, इनमें त्रुटियां संभव होती है। आपको त्रुटियां पढ़ाऊंगा वीडियो की कि कौन कौन सी त्रुटियां होती हैं। एक तो त्रुटियां होती हैं, दूसरी इसमें आप रीडिंग लेते हो, माना कि यहाँ एग्जैक्ट मान की रीडिंग ले 220 वोल्टेज है और पैमाने पर 219 पे आएगा तो आपको 220 दिखेगा। आप थोड़ा तिरछा करके देखोगे 219 वोल्टेज, आपको 220 दिख गया तो आप क्या लिखोगे, 220 वोल्टेज। धारा माना कि 4 एम्पीयर चल रही है और तिरछा करके देखा 4.5 एम्पीयर आ गई तो आप 4.5 लिखोगे। तो आप रीडिंग लेने में भी त्रुटि कर सकते हो। मैं ये नहीं कह सकता कि आप 100% त्रुटि करोगे, 1-2% त्रुटि हो सकती है। तो सभी मीटर की रीडिंग लेने में भी त्रुटियां होती हैं, सभी मीटरों में भी त्रुटियां होती हैं और बार बार लोड अनबैलेंस बैलेंस होता है तो वहां पे गणना करना कठिन हो जाता है। लोड अनबैलेंस और बैलेंस होता है, लोड बार बार मतलब उतार चढ़ाव होगा तो वहाँ गणना करके कभी इधर रहेगा, कभी पोर्टर जाएगा, आप रीडिंग यथार्थ मापन नहीं कर सकते, वहाँ भी आपको समस्या उत्पन्न हो रही है। तो क्या कर सकते हैं, वोल्ट मीटर, एम्पीयर मीटर और पावर फैक्टर मीटर में त्रुटियां होती हैं, तीनों मीटर में की रीडिंग लेने में त्रुटियां हो सकती हैं। ठीक है, लिख लेना है यहाँ पे। तो फिर इस समस्या को रिमूव करने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए आपको 1 मीटर चाहिए, वाट मीटर, कि सारी समस्याएं ही दूर हो जाए। ठीक है, इसलिए इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जाए। रीडिंग लेने में त्रुटि, मीटरों में त्रुटि और लोड बैलेंस और अनबैलेंस होने में त्रुटि, जो यथार्थ मापन नहीं कर सकते वहां आपकी कमी, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सर्किट की पावर नापने के लिए सीधे ही वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है। सीधे ही वाट मीटर लगाएंगे तो वो वाट मीटर अपने आप अपने पावर की गणना कर लेगा। इसलिए कहते हैं कि वाट मीटर की आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि इन सभी मीटरों में त्रुटियां होती हैं। चलो अब दिखाता हूं कि वो वाट मीटर जो सर्किट में सीधे ही पावर नापेगा कितने प्रकार के होते हैं। अब लिख लेना यहाँ पे टाइप्स ऑफ वाट मीटर, शक्ति मापी के प्रकार की बात कर लेता हूँ। दोस्तों इससे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाया डायनेमो टाइप यंत्र पढ़ाया, PMMC यंत्र पढ़ाया और मैंने आपको अध्ययन करवाया है MI टाइप का। और इनका अध्ययन करवाएंगे एक यंत्र और आता है, कौन सा आता है, इंडक्शन टाइप आता है। मैं आपको बताना भूल गया, इंडक्शन टाइप आता है, इंडक्शन टाइप यंत्र आता है, इंस्ट्रूमेंट आता है। इसका अध्ययन मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि इंडक्शन टाइप वाट मीटर होता है और इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर होता है, तो दोनों का साथ ही हो जाएगा। इंडक्शन टाइप आज वाट मीटर पढ़ेंगे तो इंडक्शन टाइप वाट मीटर का वर्गीकरण हो जाएगा, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर पढ़ेंगे तो इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर का वर्गीकरण हो जाएगा। और इंडक्शन टाइप का यूज अधिकतर कहाँ करेंगे वो भी आपको बता दूंगा, तो इसलिए वहाँ एक वीडियो और अधिक बनाने से कोई फायदा नहीं था, यही इसका वर्गीकरण करवा देंगे इंडक्शन टाइप का ही। इसलिए आज यहाँ उस इंडक्शन टाइप की ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि वाट मीटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको अच्छी तरह याद हो जाए। तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ वाट मीटर, क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ वाट मीटर, शक्ति मापी के प्रकार। क्या लिखेंगे, शक्ति मापी के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। आपको ये टॉपिक यहां से क्वेश्चन बहुत काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं और
क्वेश्चन भी आप लोगों को थोड़ा आते तो हैं, लेकिन आप थोड़ा उसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो आज बारीकी से अध्ययन करेंगे तो शायद आपको कंफ्यूज नहीं होगा, आपका डाउट दूर हो जाएंगे, आपके जो कॉन्सेप्ट है पूरे क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। तो कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले देखो आपको बताती है 3 प्रकार का होता है। कौन सा होता है? चलो नाम लिखा देता हूँ। कितने प्रकार का होता है वाट मीटर? वाट मीटर होता है 3 प्रकार का। एक तो होता है डायनेमो टाइप, डायनेमोमीटर, वाट मीटर। इसको इलेक्ट्रोडायनेमिक भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक, इलेक्ट्रोडायनामिक भी बोल सकते हैं इसको। इसको इलेक्ट्रोडायनामिक वाट मीटर भी कह सकते हैं, याद रखना। क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक, वैद्युतिक, ठीक है ना। एक ये होता है। दूसरा आपको दिखाता हूं, एक होता है इंडक्शन टाइप, एक होता है इंडक्शन टाइप या इंडक्शन वाट मीटर होता है। एक होता है इंडक्शन वाट मीटर, इसको कहते हैं प्रेरण शक्ति मापी, प्रेरण शक्ति मापी होता है ये। एक ये होता है। देखो तीनों की बात करूंगा, प्रत्येक को बारीकी से अध्ययन करवाने वाला हूं आप लोगों को। तीसरा क्या होता है? देखो यहाँ पे तीसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाट मीटर। इसको कहते हैं स्थैतिक व धारामापी। क्या कहेंगे? स्थैतिक धारामापी कहते हैं, स्थैतिक शक्तिमापी, स्थैतिक शक्तिमापी ये होता तीसरा। देखो अब आप लोगों को 2 तो मैं ऑलरेडी अध्ययन करवा चुका हूं। किसका करवा चुका हूं? देखो इसका मैंने अध्ययन करवाया, इसका डायनेमो टाइप यंत्र का अध्ययन करवा चुका हूं। इससे जस्ट पिछले वीडियो में करवाया था कि डायनेमो टाइप यंत्र क्या होता है। आज भी इसकी मैं अध्ययन करवाऊंगा मोटे मोटे रूप से, जो बेसिकली पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और इसका भी अध्ययन करवा चुका हूँ, इलेक्ट्रो वाला का भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला का भी। इससे पिछले वीडियो में करवाया था, इससे जस्ट पिछले वीडियो करवाया था हमने आप लोगों को, ठीक है। और इसका बारीकी से अध्ययन आज पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं इंडक्शन टाइप वाट मीटर का। तो दोनों के बारे में लिखा देता हूँ, पहले इसके बारे में देखेंगे, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, तीनों के बारे में देखते हैं। चलो ठीक है ना। तो एक बारीकी से देखो आप लोग, यहाँ से एक एक का अध्ययन करेंगे। पहले देखेंगे डायनेमो टाइप वाले का। अब आप लोगों ने यदि मेरे पिछले वीडियो देखा होगा डायनेमो टाइप वाट मीटर के यंत्र का, यदि ये देखा होगा डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था इसमें 2 कॉइलें होती हैं। मोटे मोटे रूप से दिखा देता हूँ, फिर आप यदि और अधिक गहरा अध्ययन चाहते हो, डीपली चाहते हो, तो 2 वीडियो पीछे चले जाना कि डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डायनेमो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, या इलेक्ट्रो डायनेमो इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके बारे में देखोगे मैंने 3 बार वर्गीकरण करवाया है। इसको एम्पीयर मीटर की भांति कैसे प्रयोग कर सकते हैं, वोल्ट मीटर की भांति प्रयोग कैसे कर सकते हैं, और वाट मीटर की भांति कैसे प्रयोग कर सकते हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं होती है, सब कुछ पढ़ा है। आज मैं मोटे मोटे रूप से इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। देखो इसकी यदि बात की जाए तो 2 कॉइलें होती है इसमें, 2 कॉइल रहेंगी। कौन सी? एक तो रहेगी सीसी और एक रहेगी पीसी। इसको कहते हैं करंट कॉइल। क्या कहेंगे? करंट कॉइल। और इसको कहेंगे प्रेशर कॉइल, दाब कुंडली, दाब कॉइल कहते हैं इसको। 2 कॉइल होंगी, ये मोटे तार की होगी और कम टर्न की होगी, ये पतले तार की होगी, अधिक टर्न की होगी। वैसे ऑलरेडी इसका अध्ययन करवा चुका हूं मैं, ठीक है। अब देखो ये जो ये लगती है पैरेलल में, या कहाँ लगेगी? पैरेलल में। और ये लगती है सीरीज में, ये लोड की सीरीज में, ये लोड के पैरेलल में, मतलब समानांतर में लगने वाली है। समझ गए बात आपको? अब देखो इसके जो है ये 2 भागों में विभाजित होती है। ये कहाँ होगी? 2 भागों में होगी, ये 2 भागों में विभाजित होती है। सर्किट भी बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, मोटे मोटे रूप से बता देता हूँ। किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? डीसी मोटर की। ये किसके सिद्धांत पर? डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा? ये डायनेमो टाइप डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। सिद्धांत ये भी आपको लिखवा चुका हूँ। उसके बाद में देखो इसमें डीसी मोटर का सिद्धांत कौन सा था? ये था विद्युत चुंबकीय खिंचाव का सिद्धांत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रग के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी आपको मैं लिखवा चुका हूँ। मैं मोटे रूप से इसके बारे में बता दूँ क्या मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। इसका जो इसको प्रयोग करते हैं तो पैमाना देखा जाए, पैमाना देखते स्केल इसकी ये समरूप होती है। वाट मीटर के रूप में प्रयोग करेंगे तो समरूप होती है, यानी सम होती है, एक समान भागों में विभाजित होती है। इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है, डिफ्लेक्टिंग टार्क किसके समानुपाती? V × I के समानुपाती होता है, अर्थात पावर के समानुपाती होता है। ये भी आप लोगों को लिखा चुका हूँ, पावर के समानुपाती होता है। कंट्रोलिंग टार्क की बात की जाए, इसमें नियंत्रक बल की बात की जाए,
नियंत्रक बल की यदि बात की जाए, इसमें नियंत्रक बल आप लोगों को बता चुका मैं कि स्प्रिंग नियंत्रण होता है, ठीक है ना। और ये तो थी बात यहाँ पे। अब उसके बाद में देखो यहाँ से और क्या बच गया इसमें, प्रयोग देखो, इसके यूज देखो, यूज किया जाए तो ये AC DC दोनों पर होता है, AC व DC दोनों पर प्रयोग होता है। AC की पावर ना पहुंचे DC की, इसलिए वाट मीटर के तौर पर सबसे सर्वाधिक उपयोग इलेक्ट्रोडायनामिक यंत्र ही का ही प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक किसका करते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक का करते हैं, न कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का करते हैं, उसका प्रयोग नहीं होता है, वो महंगा होता है। अधिकतर उसका प्रयोग कौन से का? इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले का प्रयोग अधिकतर हाई वोल्टेज नापने में करते हैं, और इंडक्शन वाले का अधिकतर प्रयोग एनर्जी मीटर में करते हैं। और इसका वाट मीटर का डायनेमो टाइप वाट मीटर का ये जो इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग क्या करते हैं? इसको डायनेमो टाइप करते हैं। ये तो थे इसकी मोटी मोटी बातें। संयोजन कहाँ होते हैं? चलो मैं संयोजन की बात करता हूँ। ऐसे इस प्रकार के संयोजन होते हैं, मैं आपको मोटे मोटे उस पर लिख लेना। ये एक कॉइल तो आपकी ये रहेगी, ठीक है, और एक कॉइल आपकी ये रहेगी, थोड़ा ये स्थिर कुंडली होती है, और यहाँ प्रेशर कॉइल होती है, ठीक है। इसका संयोजन ये होता है, ये यहाँ पे होता है न्यूट्रल, और ये फेस, ये संयोजन होता है। यहाँ M होता है, या C होता है, और ये L होता है, और ये V होता है, यहाँ संयोजन। इस प्रकार से ये CC होती है, ये CC और ये PC होती है। CC दो भागों में, मैंने आपको लिखा CC दो भागों में विभाजित होती है, मोटे तार की कम टन की होती है। इस प्रकार इसके संयोजन होते हैं। ये कैसा था? इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप वाट मीटर। ऑलरेडी इसका अध्ययन करवा चुका, इसलिए मैंने मोटे मोटे रूप से बताया है। बारीकी से अध्ययन किसका करेंगे? दूसरे नंबर का करेंगे, इंडक्शन टाइप वाट मीटर का अध्ययन करने वाले हैं। उसमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अधिकतर प्रयोग किसका करेंगे? डायनेमो टाइप वाले का करते हैं, याद रखना बात। अधिकतर प्रयोग डायनेमो टाइप वाले का किया जाता है। चलो अब देखता हूं इंडक्शन टाइप वाले की बात करता हूं। क्या है इंडक्शन टाइप? इंडक्शन टाइप वाट मीटर की बात करता हूं। इसमें क्या कहा था? देखो सबसे पहले इसके बारे में कुछ मुख्य बातें कर लेते हैं, फिर इसके बारे में इसकी संरचना देखते हैं, संरचना के बाद इसकी कार्यप्रणाली देखेंगे, फिर गुण अवगुण देखेंगे, फिर उपयोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखना इसका सिद्धांत की बात करता हूं, इसके प्रिंसिपल की बात करता हूं। प्रिंसिपल, किसके प्रिंसिपल काम करता है? ये इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? इंडक्शन के। इंडक्शन को हिंदी में प्रेरण कहते हैं। प्रेरण के सिद्धांत होता है, प्रेरण के सिद्धांत पर। एक तो याद रखना। अब इंडक्शन का सिद्धांत देखो, इंडक्शन कहाँ होता है? सबसे पहले देखना है कि आप लोगों ने यदि मेरा चुंबक का चैप्टर देखा होगा, या आप लोगों ने मेरे AC चैप्टर का अध्ययन किया होगा, तो आपको पता है इंडक्शन किस में होता है, DC में होता है कि AC में होता है। सपोज करना थोड़ा, इंडक्शन कहाँ होता है, प्रेरण कहाँ होता है, प्रेरक म्यूचुअल इंडक्शन कहाँ होता है, और सेल्फ इंडक्शन कहाँ होता है, ये आप लोगों ने देखा होगा। ज़्यादातर देखा होगा तो आपने ट्रांसफार्मर में देखा होगा, AC मशीनों में देखा होगा, 3 फेज की इंडक्शन मोटर में देखा होगा, या फिर मैं सिंगल फेज की मोटर में देखा होगा। मैंने सब कुछ इंडक्शन पढ़ाया था, और बारीकी से अध्ययन करवाया मैंने चुंबक के चैप्टर में। तो आप लोगों ने पीछे का सिलेबस क्या होता है आपको ध्यान होगा कि इंडक्शन किस सप्लाई में होता है, किस प्रकार की करंट में होता है, AC में होता है, DC में होता है। तो इंडक्शन होता है AC में, याद रखना। इंडक्शन किस में होगा? AC में होगा। तो इसलिए कह सकते हैं ये यंत्र कौन सा? ये यंत्र AC पर ही काम करता है, AC पर ही प्रयोग किया जाता है, AC पर ही प्रयोग किया जाता है। और वो कौन से पर था? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला भी AC DC पर था, इलेक्ट्रोडायनामिक वाला भी AC DC पर था, लेकिन ये AC पर ही प्रयोग होगा। समझ गए बात को? इसलिए कह सकते हैं इंडक्शन टाइप प्रेरण शक्ति मापी। तब और एक चीज और आती है कि कब प्रयोग करेंगे। AC में आपको पता क्या होगा? AC में फ्रीक्वेंसी होती है, याद रखना बात। इसका प्रयोग स्थितिक यथार्थ शक्ति मापन के लिए कब कर सकते हैं? ये यथार्थ शक्ति मापन कब कर सकता है, याद रखना बात। तो जब करेगा जब सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी स्थिर होंगे, तो ही इसको प्रयोग किया जाता है, तो ही ये अपना यथार्थ मापन करके देगा, अन्यथा ये भी सही रीडिंग नहीं देने वाला आप लोगों को। इसलिए पूछा जाता है इंडक्शन टाइप वाट मीटर का प्रयोग कब किया जाता है? जब सप्लाई, लिख लो इसका, ये कब प्रयोग करते हैं? जब सप्लाई वोल्टेज एंड पावर, सॉरी फ्रीक्वेंसी स्थिर होते हैं,
तब ही इसका प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा ये प्रयोग में नहीं आ सकता। लगा देंगे, सर्किट में संयोजित कर देंगे तो भी आपको यथार्थ मापन नहीं कर सकता। कब करेगा? सप्लाई वोल्टेज स्थिर होंगी और फ्रीक्वेंसी स्थिर होगी, तो ही ये सही रीडिंग देने वाला है आप लोगों को। इसलिए कह सकते हैं इंडक्शन टाइप वाटमीटर का प्रयोग तभी किया जाता है जब सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी स्थिर होते हैं, तब इसका प्रयोग करते हैं। चलो अब मैं इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। ये तो थी उसकी मुख्य बातें, कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, सिद्धांत क्या होता है। अब आगे धीरे धीरे बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत कुछ बातें निकल के आएंगे आप लोगों के सामने। चलो मैं आप दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसके प्रिंसिपल के बाद क्या देखेंगे? संरचना देखने वाले हैं इसकी। इंडक्शन टाइप वाटमीटर की क्या देखेंगे? संरचना की बात कर लेता हूँ। इसका देखते हैं कंस्ट्रक्शन। इसको कहेंगे संरचना, बनावट, एक ही बात है। बनावट कह सकते हैं, संरचना बोल सकते हैं। संरचना में देखो होता क्या कि सबसे पहले वो मुख्य भागों की बात करते हैं। संरचना में क्या मिलेगा आपको? वो मेन पार्ट्स की बात करता हूँ। मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, फिर मेन पार्ट्स को संयोजित करके दिखाता हूँ कि मेन पार्ट्स की बात करूँ कौन कौन से होते हैं। देखो सबसे पहले आप याद रखना, दो इलेक्ट्रोमैग्नेट होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट होंगी। क्या होंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। कितने होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट? याद रखना, दो इलेक्ट्रोमैग्नेट होंगे यहाँ पे, ये तो याद रखना। और दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे होंगे? दोनों के दोनों लेमिनेटेड आयरन कोर से बनी होती हैं। दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट लिख लो, दोनों लेमिनेटेड लोहे की कोर से बनी होती हैं। अब आपसे पूछ रहा जाए लोहे की कोर प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो याद रखना ये लोहे की कोर का मुख्य उद्देश्य था। देखो एक तो होता है सिलिकॉन स्टील की, जैसे आपने ट्रांसफार्मर की कोर देखी, किसी मोटर की कोर देखी, आर्मेचर की कोर देखी, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। समझ गए बात? ये और ये देख सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड कोर होते हैं। तो लेमिनेटेड कोर करने का मुख्य उद्देश्य था भंवर धारा हानि के मान को कम करना। भंवर धारा हानि के मान को कम करना। और आपके सामने नाम आ जाए कि ये सिलिकॉन स्टील की बनी होती हैं, तो सिलिकॉन का जहां नाम आता है, सिलिकॉन का जहां भी आपके सामने नाम आए तो हिस्टैरिसीस हानि के मान को कम करना। और लेमिनेटेड का नाम आता है तो भंवर धारा हानि के मान को कम करना। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, ट्रांसफार्मर की कोर किससे बनी होती है, तो आप लोग क्या कहोगे? सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से बनी होती है। अब पूछा जाए सिलिकॉन मिलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, सिलिकॉन प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिस्टैरिसीस हानि के मान को कम करना। लेमिनेटेड करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भंवर धारा हानि के मान को कम करना। पूछा जाए दोनों को नाम दिए तो क्या कहेंगे? सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? लो हानि के मान को कम करना। तो आपके सामने ये माना कि यहाँ नाम भी दे दे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, तो क्यों बनाए जाते हैं? भंवर धारा हानि मान के और हिस्टैरिसीस हानि के मान को कम करना। तो समझ गए आपको दोनों का मैंने आपको ये उदाहरण दिया है। अब दोनों चुंबक को क्या कहेंगे? दोनों चुंबक जो बात आती है इनकी क्या कहेंगे? एक चुंबक जो आते हैं उसका नाम लिखते हैं यहाँ पे, एक होता है सीरीज मैग्नेट। क्या कहेंगे? सीरीज मैग्नेट। आपको सर्किट में सब कुछ संयोजित करके दिखाऊंगा आप लोगों को। सीरीज मैग्नेट कहते हैं। एक को क्या कहेंगे? सीरीज, जिसको श्रेणी चुंबक बोलते हैं। क्या कहेंगे? श्रेणी चुंबक रहेगा आपके सामने। कैसा होगा देखो, इसके ऊपर कैसी कॉइल होगी? इसके ऊपर करंट कॉइल होती है। क्या लिखेंगे? चलो कॉइल भी लिखूंगा आप लोगों को। सीरीज चुंबक होता है। दूसरा कौन सा चुंबक होता है? दोनों भी लिखूंगा आप लोगों को, मैं लिख लेना साथ साथ में। एक होता है सीरीज, वो एक होता है शंट मैग्नेट। शंट मैग्नेट होता है एक होता है शंट चुंबक होता है। दो चुंबक प्रयोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब शंट चुंबक की बात करें या सीरीज, इसकी सीरीज की, इस पे होता है करंट कॉइल। इस पे कौन सी कॉइल लपेटी होती है? करंट कॉइल होती है। करंट कॉइल होती है और इस पर प्रेशर कॉइल होती है। प्रेशर कॉइल होती है, याद रखना बात। एक के ऊपर, इसके ऊपर करंट कॉइल होती है, इसके ऊपर प्रेशर कॉइल होती है, इसको कह सकते हैं शॉर्टकट में सीसी और इसको कह सकते हैं पीसी, ठीक है ना। इसको कहेंगे सीसी करंट कॉइल, इसको कहेंगे पीसी प्रेशर कॉइल। अब थोड़ी दोनों की बात कर लेते हैं, सीसी और पीसी क्या कहते हैं। चलो यहाँ देखेंगे सीसी क्या होती है। सीसी की यदि बात करूँ, ये मोटे तार की होती है और कम टर्न की होती है, एक बात। और पीसी की बात को, प्रेशर कॉइल की बात को, इसको हिंदी में लिखो तो लिख लो, इसको धारा कुंडली कहते हैं। क्या कहेंगे? धारा कुंडली। और उसको दाब कुंडली कहते हैं, ठीक है। अब सीसी ये मोटे तार की कम टर्न की होती है और ये पतले तार की होती है, पतली तार अधिक टर्न की होती है। चलो ये भी आ गई। संयोजित कहाँ करते हैं इसको देखो,
इनको संयोजित कहाँ करेंगे, सर्किट में इसका संयोजन कहाँ करेंगे, सारा संयोजन करके दिखाऊंगा। पहले कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, मुख्य भागों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे संयोजन करेंगे लोड के श्रेणी क्रम में, लोड के श्रेणी क्रम में, और ये लोड के समानांतर में, लोड के या सप्लाई के समानांतर में कर लो, एक ही बात है। ये सप्लाई के श्रेणी क्रम में, सप्लाई के समानांतर में, इसका संयोजन करने वाले हैं। समझ गए बात को। ये मुख्य भागों में से कुछ मुख्य बातें थी, आगे साथ साथ और लिखवा दूंगा आप लोगों को मैं। जो इसके कंस्ट्रक्शन की बात, वर्किंग की बात करेंगे तो कुछ मुख्य बातें और लिखवा दूंगा आप लोगों को। चलो, अब दोनों जो चुंबक होंगी, एक संट चुंबक होगी, एक श्रेणी, इन दोनों के बीच में क्या होगी, दोनों के बीच में एक एल्यूमिनियम डिस्क होती है। अगला पॉइंट आता है, दोनों चुंबक के बीच में एक एल्यूमिनियम डिस्क होती है। क्या होगी, एल्यूमिनियम चकती होती है। चकती को अंग्रेजी में डिस्क कहते हैं, या डिस्क कर लो, डिस्क होती है। कैसी होगी, गोल आकार की होगी। ठीक है, कैसी होगी, गोल आकार की होती है। चलो, उसकी बात होगी। उसका काम क्या लिखाऊंगा, उसके बाद में क्या मिलेगा आप लोगों को, दो ज्वेल बेरिंग मिलेंगे। ज्वेल बेरिंग कितने मिलेंगे, इसका काम क्या रहेगा, स्पिंडल को स्वतंत्रता अवस्था में फ्री घुमाने के लिए प्रयोग करते हैं। एक स्पिंडल होता है, कितना मिलेंगे स्पिंडल, इसको बोलते हैं हिंदी में धुरा। मैं आपको बार बार लिखा चुका हूं। एक पॉइंटर होता है, क्या करेगा आपको, ये रीडिंग आपको देगा। एक स्केल होती है, स्केल कैसी होती है आपको ये बताऊंगा। स्केल होती है, एक पैमाना होता है। और एक और बच गई, सॉरी, एक शेडेड रिंग होती है, इसको कहते हैं छायादित कुंडली, छायादित अंगूठी, हिंदी में छायादित अंगूठी होती है, इसको बोलते हैं शेडेड रिंग होती है। शेडेड रिंग होती है, दो तीन चार शेडेड रिंग होते हैं जिनका समायोजन करते हैं। ये तो थे इसके मुख्य भाग। अब मैं इसकी कंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ आपको, इसकी जो स्वरूप वो दिखा देता हूँ कैसा होता है। चलो स्वरूप देखता हूँ, आपको दो चुंबक दिखा देता हूँ। कैसी चुंबक रहेंगी, दो, देखो दो चुंबक, मैंने आपको दो चुंबक रहेंगी। एक चुंबक ये रहेगी आप लोगों की, ई आकार की होती है, ई आकार की होगी। एक चुंबक तो ये रहती है, समझ गए। इनके बीच में रहेगी एल्यूमिनियम की डिस्क। ये मैं एल्यूमिनियम की डिस्क लगा देता हूँ, गोल आकार की रहेगी, याद करना बात। एक चुंबक यहाँ बना देता हूँ। सारी चीज़ें आराम से बना के, और आपको मैं इसका संरचना बना के उसका वर्गीकरण करवाता हूँ। एक चुंबक आपकी ये होगी, एक चुंबक ये होगी आप लोगों की, समझ गए बात को। अब देखो मैं इसके ऊपर वाइंडिंग कर देता हूँ, कैसे दिखाई, देखो दो चुंबक, ये होगी आपकी शंट चुंबक और ये होगी सीरीज चुंबक। सीरीज मैग्नेट आपको लिखवाई थी मैंने आपको, समझ गया आपको बात को। अब इसके बीच में क्या दिखाएंगे, एक स्पिंडल दिखा देता हूँ आप लोगों को, याद रखना। चलो मैं स्पिंडल भी दिखा देता हूँ। ये होगा आपका स्पिंडल, थोड़ा सीधा नहीं बना तो देख लेना। ऐसी कोई बात नहीं कि हाथ से ड्राइंग बनती है, ऐसी बनती है आपको, सर सीधा नहीं बनाया आप लोगों ने। और सीधे से क्या मतलब, आपको ध्यान होना चाहिए कि स्पिंडल सीधा होता है। ये हो गया स्पिंडल, और ये दो ज्वेल बेरिंग दिखाया था आपको मैंने, ये दो ज्वेल बेरिंग हो गए। पूरी बात। चलो एक चीज और लिखवानी भूल गया, वहां लिखना स्प्रिंग भी होती है वहां पे। स्प्रिंग नहीं लिखवाई मैंने, ये लिखवा दी मैंने यहाँ पे स्प्रिंग। किसकी बनी होंगी, ये भी दिखाऊंगा आप लोगों को। ये लगाई स्प्रिंग, दो स्प्रिंग विपरीत दिशा में यहाँ और स्थापित होती है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होने वाला है कि इसके ऊपर जो वाइंडिंग करेंगे वो सबसे बड़ी बात होती है। वाइंडिंग करने वाले हैं यहाँ पे, तो वाइंडिंग करेंगे इस दोनों भुजा, बाहर के दोनों भुजा पर। ये कैसे होगी, प्रेशर कॉइल करेंगे। कैसे होती है प्रेशर कॉइल, मोटे पतले तार के अधिक टनों की होती है। ये प्रेशर कॉइल कर दी इसके ऊपर, दोनों भुजाओं पर प्रेशर कॉइल। इसका एक नमूना और भी होता है, टी आकार के होते हैं, वो आपको दिखाता हूँ कैसे होते हैं। शेडेड रिंग यहाँ लगा देंगे, कैसे लगाएंगे, शेडेड रिंग ये लगा दी, शेडेड रिंग ये लगा दी, ये शेडेड रिंग लगा दी यहाँ पे। चलो मैं 4-5 दिखा देता हूँ। ये शेडेड रिंग लगा दी यहाँ पे, ठीक है। अब इसके ऊपर कैसी कॉइल लगी, ये होगी मोटे तार की कम टन होगी। 1, 2 टन, 3 टन दिखा देता हूँ मैं, कोई बात नहीं है। 1, 2, 3 टन मोटे तार की। इसको यहाँ मैं श्रेणी में संयोजित कर देता हूँ दोनों भागों को, और इसको भी श्रेणी में संयोजित कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये श्रेणी में संयोजित कर दिया लोगों को। अब सप्लाई कैसे देंगे ये आपको बताने वाला हूँ, उसका वर्किंग क्या रहेगा ये भी आपको बताने वाला हूँ। पहले इसके नाम लिख लो। ये क्या है, शंट चुंबक, शंट चुंबक है। ये क्या है, प्रेशर कॉइल है।
और ये क्या आपका ज्वेल बेरिंग है। ये क्या है, ये धुर्रा है आपका, स्पिंडल है। ये क्या है, स्प्रिंग है। और ये क्या है, एल्युमिनियम डिस्क है। और ये क्या है, ये आपकी सीसी है। सीसी मतलब करंट कॉइल है। ये आपकी करंट कॉइल होगी। और क्या बच गया इसमें, देखो इसमें ये आपकी ये होगी स्प्रिंग, ये ज्वेल बेरिंग हो गया, ये एल्युमिनियम डिस्क होगी, स्पिंडल हो गया, धुरा। एक यहाँ वो दिखाता हूँ आपको, पॉइंटर दिखा देता हूँ और पैमाना दिखा देता हूँ। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ और आप देखना, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ये पॉइंटर दिखाया आप लोगों को। ये क्या है, ये पॉइंटर है और ये आपका पैमाना है। ये पैमाना है, यहाँ पे जो रीडिंग देने वाला है। ये आपका पैमाना है, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ आगे की बातें क्या हो। देखो अब ये देखेंगे, इससे सारे स्वरूप मतलब कि सभी पर एक चीज़ और बच गई आप लोगों को देखा नहीं। ये है शेडेड रिंग। ये क्या है, शेडेड रिंग है। ये छादित अंगूठी होती है। ये तो थे इसके मुख्य भाग। और मुख्य भागों में ये आपका पॉइंटर हो गया और ये आपकी स्केल हो गई। ये होगी स्केल। अब देखो इसकी कार्य प्रणाली में सबसे पहले क्या देखेंगे, इसके काम देखते हैं। आपको कार्य दिखाने वाले क्या करता है। देखो ये चुंबक और ये चुंबक क्या करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करते हैं। लिखना एक तो होती है संट, ये लिखना संट मैग्नेट क्या कार्य करती है, एंड सीरीज मैग्नेट। एक तो ये बात है, दोनों क्या करते हैं, दोनों के दोनों चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करते हैं। दोनों क्या करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करते हैं। दोनों की बात करें, ये चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करते हैं, ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स कौन स्थापित करवाता है, ये शंट मैग्नेट की बात करें, यहां इसके ऊपर लिखना शंट मैग्नेट पर प्रेशर कॉइल, पीसी की बात करता हूं, शॉर्ट में लिख दो पीसी। पीसी में चुंबकीय फ्लक्स कैसे स्थापित होगा। देखो एक संयोजन की यदि बात करूं तो संयोजन दिखा दूंगा आप लोगों को मैं, ये कैसे संयोजित होती है और ये कैसे संयोजित होती है, ये कैसे संयोजित होगी और ये कैसे संयोजित, दिखा दूंगा आपको। पीसी की बात की जाए तो आपको मैंने पहले ये पतले तार की होती है, पतले तार अधिक टर्न, ठीक है। कहाँ होगी, ये लोड के या सप्लाई के समानांतर क्रम में होती है। अब सबसे बड़ी बात है इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा इस कॉइल में, जो भी मतलब कि आपको ये देखेंगे जो शायद मैग्नेट इसमें जो वो धारा होती है, इसमें धारा प्रवाहित होगी, वो किसके समानुपाती होगी। ऐसे मान लो कि इसमें धारा की बात कीजिए, इसमें धारा की धारा वोल्टेज के समानुपाती होती है। धारा किसके समानुपाती होगी, वोल्टेज के समानुपाती होती है। एक तो काम ये था। अब यदि मैं सीरीज इस सीसी की बात करूं, किसकी बात करेंगे, सीसी मतलब करंट कॉइल की बात करूं, तो इसका मतलब क्या है, ये मोटे तार की होती है और कम टर्न की होती है। आपको पहले लिखा हूं, ये कैसे होगी, मोटे तार की होगी, मोटे तार कम टर्न, क्या कहेंगे, कम टर्न की होती है। एक बात ये कहाँ होती है, लोड के श्रेणी में होती है, लोड के श्रेणी क्रम में होती है, संयोजित होती है। लिख लेना, लोड के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। किसके ऊपर लपेट होती है, सीरीज मैग्नेट पर लपेट होती है, सीरीज मैग्नेट पर लपेटी होती है। और मैग्नेट कैसे हैं, लेमिनेटेड आयरन कोर से बने होते हैं। पहले लिखवा दिया, क्यों, भंवर धारा हानि के मान को कम करने के लिए। अब इतने लिखने के बाद देखो एक क्या हो सकता है, एक चीज और बच गया आपको, इसको नहीं मिटाकर आपको लिखा दूं कि शंट मैग्नेट की यदि प्रेशर कॉइल की बात करें, इस यदि प्रेशर कॉइल की मैं बात करूं, इसकी बात करूं, चलो इसकी बात कर लेता हूं। इसको और क्या कह सकते हैं, लोड कॉइल मैग्नेट भी कह सकते हैं इसको। इस प्रेशर कॉइल को क्या कह सकते हैं, लोड कॉइल मैग्नेट, ये कहेंगे इसको लोड कॉइल मैग्नेट भी बोल सकते हैं इसको, कि लोड कॉइल मैग्नेट है ये। एक तो बात आती है। यदि मैं सीसी की बात करूं, याद करना, यदि मैं सीसी की बात करूं तो सीसी को क्या कह सकते हैं, करंट कॉइल मैग्नेट कहते हैं, करंट कॉइल मैग्नेट कहते हैं इसको।
याद करना। ये तो थे इन दोनों की मुख्य बातें। सबसे अधिकतर आपको यही पूछे जाते हैं, सबसे अधिक प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल दोनों के बारे में पूछे जाते हैं। अब बात करता हूँ एल्यूमिनियम डिस्क की और इन साइडेड रिंग की बात करता हूँ। इनका मुख्य कार्य क्या है, चलो मैं इनके बारे में लिखा देता हूँ, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, आप लोगों को सब कुछ बातें, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। अब बात करूँ मैं डिस्क की, दोनों कॉइल के बीच में, दोनों चुंबक के बीच में, दोनों चुंबक के बीच में एल्यूमिनियम शक्ति स्थापित की जाती है। लिख लेना, दोनों डिस्क के बीच में एल्यूमिनियम, दोनों चुंबकों के बीच में एल्यूमिनियम डिस्क स्थापित की जाती है। अब देखो इसका चुंबकीय फ्लक्स, इसका चुंबकीय फ्लक्स, दोनों का चुंबकीय फ्लक्स कहाँ गया, इसका चुंबकीय फ्लक्स इधर, दोनों का चुंबकीय फ्लक्स होगा, दोनों का चुंबकीय फ्लक्स रहेगा तो ये वो चुंबकीय फ्लक्स इस एल्यूमिनियम कॉइल को काटेगा। किसको काटेगा, एल्यूमिनियम कॉइल को काटेगा। अब ये ऐसे तो काटने वाला है नहीं कि दोनों चुंबकीय, एक बात और लिख लो, ये एल्यूमिनियम की डिस्क बनी होती है, एक और लिख लो शंट मैग्नेट के बीच में, ये नाम पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी कार्य प्रणाली दिखाता हूँ। शंट मैग्नेट कौन सी है, ये है शंट मैग्नेट, लिखा है शंट चुंबक की मध्य भुजा पर शेडेड रिंग, छायांकित अंगूठी, छायांकित अंगूठी, इसको कहते हैं शेडेड रिंग। क्या कहेंगे, शेडेड रिंग स्थापित की जाती हैं। ये होते हैं शेडेड रिंग स्थापित की जाती हैं, ये शेडेड रिंग होगी। अब इसकी कार्य प्रणाली देखो आगे क्या होता है। शेडेड रिंग किसकी होती हैं, चलो ये भी देख लो, शेडेड रिंग कॉपर की बनी होती है, किसकी होंगी, ये कॉपर की बनी होंगी। शेडेड रिंग किसकी होंगी, कॉपर की बनी होती हैं। शेडेड रिंग कॉपर की बनी होती है, चलो ये भी लिख लिया, कोई बात नहीं है। अब इसकी यदि कार्य प्रणाली की बात करें, देखो कार्य प्रणाली, इसको वर्किंग लिख लो। इसकी वर्किंग में क्या लिखेंगे, वर्किंग लिख लो, वर्किंग लिखा देता हूँ, धीरे धीरे सारी बातें लिखा दूंगा आपको, ऐसा पॉइंट ना छोड़ूंगा। वर्किंग लिख लो इसकी कार्य प्रणाली। अब वर्किंग में धीरे धीरे लिखो। देखो इसको आप लोगों ने कहाँ संयोजित किया, सर्किट लगा देता हूँ। देखो यहाँ आपकी आई सप्लाई, ये क्या आपका न्यूट्रल है और ये फेस है, समझना मेरी बात को। सप्लाई से संयोजित करना, इसको सप्लाई से संयोजित कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ से इसको कर दिया मैंने न्यूट्रल, इसको तो पैरेलल में करेंगे, याद रखना, इसको क्या कहेंगे, पैरेलल में संयोजित करेंगे। तो ये आपका मान लीजिए कि मैं यहाँ न्यूट्रल लगा देता हूँ, कोई बात नहीं है, ये फेस है और ये न्यूट्रल है। सप्लाई इसको सीधी दे देंगे, क्या मिल गया, फेस मिल गया, इसको न्यूट्रल देना लास्ट में। अब इसको कहाँ से संयोजित करेंगे, यहाँ से संयोजित करेंगे इसको, यहाँ से, इसको भी फेस मिल गया, ठीक है ना, इसको भी फेज मिल गया। अब आपको देना क्या है, न्यूट्रल देना है यहाँ से। चलो न्यूट्रल में आगे पहुँचा देता हूँ। न्यूट्रल कहाँ पहुँचा देंगे, चलो न्यूट्रल की बात करेंगे, ये न्यूट्रल आगे चला गया, ये आ गया न्यूट्रल आप लोगों का, ठीक है, और फेस ये आ रहा है इधर से, समझ गए, न्यूट्रल ये आ रहा है। तो इसको करेंगे न्यूट्रल से संयोजित, यहाँ से संयोजित कर देंगे, ये संयोजित कर दिया इसको न्यूट्रल से। इसको आखिर इसको अब बोलो ये किस में संयोजित है, फेज इसको मिल गया है, न्यूट्रल इसको मिल गया है, चलो बात होगी। अब इसका संयोजन कहाँ करेंगे, इसका संयोजन जाएगा ये अपने फेज और ये न्यूट्रल, ये चलेगा लोड के ऊपर। ये आपका वाट मीटर काम कर गया। देख लो मैंने बताया कि पतले तार के अधिक टर्नों की इसमें धारा वोल्टेज के समानुपाती होगी, इसमें धारा लोड की करंट की समानुपाती होगी। लोड करंट यहाँ से पूरा लोड करंट यहाँ जाएगी, इसलिए मोटे तार की कम टर्न की, ये पतले तार की अधिक टर्नों की होती है। अब समझो मैंने इसको सप्लाई से संयोजित किया, लोड चलना शुरू हो गया, ये धारा प्रवाहित हुई इसमें, ये धारा आई और ये धारा आई, समझ गए, दोनों में धारा प्रवाहित हुई। दोनों में धारा प्रवाहित होने के बाद क्या हो गया, चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा। ये चुंबकीय फ्लक्स कहाँ जाएगा, इधर आएगा। ये चुंबकीय फ्लक्स कहाँ जाएगा, इधर आएगा। अब ये चुंबकीय फ्लक्स तो रहेगा स्थिर, क्योंकि इसमें चुंबकीय फ्लक्स किसके समानुपाती है, V के समानुपाती है, और इसमें चुंबकीय फ्लक्स किसके समानुपाती है, इसमें चुंबकीय फ्लक्स धारा के समानुपाती है, दोनों याद रखना। इसका चुंबकीय फ्लक्स तो क्योंकि वोल्टेज स्थिर है, मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ जहाँ वोल्टेज स्थिर होगा वहीं इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें चुंबकीय फ्लक्स धारा के समानुपाती है। लोड का मान जो ही बढ़ेगा ये धारा बढ़ेगी, डिस्क की गति तेज होगी। लेकिन उससे पहले देखो इस चुंबकीय फ्लक्स की बात करें, इसकी भी बात करें, ये समझना। और इसका क्योंकि ये चुंबकीय फ्लक्स इसको भी काटेगा, एल्यूमिनियम डिस्क को काटेगा, इसका भी चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा। इसका दोनों का चुंबकीय फ्लक्स लगभग इन फेज होने वाला है, थोड़ा सा 1-2 डिग्री का अंतर होगा, डिस्क नहीं घूमेगी। इसका चुंबकीय फ्लक्स ये क्या करती है, शेडेड रिंग की बात करें, शेडेड रिंग क्या करती है, वोल्टेज, ये लिखा ना वोल्टेज, शेडेड रिंग की बात करें कि शेडेड रिंग का काम क्या है, ठीक है ना। शेडेड रिंग का बात है कुल परिणामी फ्लक्स, यहाँ फ्लक्स होगा, इसका फ्लक्स आया ये φSH और इसका फ्लक्स आया φSE, ये सीरीज मैग्नेट का है और ये शंट मैग्नेट का है, दोनों का φR चुंबकीय फ्लक्स हुआ। माना कि ये इन फेज है। अब ये डिस्क कब घूमेगी,
ये डिस्क कब घूमेगी? जब किसी भी इंडक्शन की बात करेंगे, चाहे इंडक्शन मोटर की बात करो, चाहे इंडक्शन के सिद्धांत की बात करें, आपको यदि कोई यंत्र घुमाना है, मोटर घुमानी है, तो चुंबकीय फ्लक्स रोटेट करने वाला होना चाहिए। कुल चुंबकीय फ्लक्स रोटेट करने वाला होगा तो ही डिस्क घूमेगी। तो ये क्या करेगा, इस चुंबकीय फ्लक्स में और इस वोल्टेज दोनों क्या करेगा, फेज डिफरेंस उत्पन्न कर देता है, फेज डिफरेंस कर देता है। फेज डिफरेंस कितने का करेगा? लगभग 90 डिग्री के फेज डिफरेंस उत्पन्न करेगा। तो इस शेडेड रिंग के बारे में लिख लो। एक बात और बचे कि शेडेड रिंग छायांकित अंगूठी से कुल परिणामी फ्लक्स आरोपित वोल्टेज से ठीक 90 डिग्री पश्च रखा जाता है। ये 90, इसका चुंबकीय फ्लक्स इससे कुछ 90 डिग्री पश्च रखा जाता है। तो कह सकते हैं ये परिणामी फ्लक्स इसके फ्लक्स से, वोल्टेज से, ऐसे मान लो कि इसकी जो धारा चल रही है वो धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे करेंगे, तो 90 डिग्री पीछे तक करेंगे, ये तो वोल्टेज हो गया, और ये 90 डिग्री धारा चलेगी इसमें, ये आगे 90 डिग्री धारा, ये 90 डिग्री, तो ये धारा कितने की 90 डिग्री धारा होगी। तो इसका चुंबकीय फ्लक्स तो ये है और इसका चुंबकीय फ्लक्स है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का अंतर होगा। तो डिस्क पर ये 90 डिग्री पीछे तो ये चुंबकीय फ्लक्स घूमना शुरू कर देगा, चुंबकीय फ्लक्स घूमना शुरू कर देगा ये, ठीक है ना। चुंबकीय फ्लक्स घूमेगा तो क्या होगा, डिस्क घूमेगी, डिस्क घूमेगी तो स्प्रिंग कंट्रोल ये अपना काम करेंगे, तो आपका पैमाना पर ये पॉइंट रीडिंग देना शुरू कर देगा। तो आपका कहने का मतलब कि शेडेड रिंग का प्रयोग क्या करते हैं, कि शेडेड रिंग का प्रयोग करते हैं, लिख लो नोट लगा के, शेडेड रिंग का प्रयोग आरोपित वोल्टेज से कुल चुंबकीय फ्लक्स को 90 डिग्री पश्च रखने का, 90 डिग्री का फेज अंतर उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है शेडेड रिंग को, अन्यथा ये मीटर घूम नहीं पाएगा। एक तो ये आता है, तो फेज एक तो होता है विभक्त फेज, इसमें मोटे तार के कमटरों की इसको और पतले तार के कुछ तो फेज स्प्लिट फेज हो गया। तो यहाँ डिस्क कैसे घूमेगी, दो कारणों से डिस्क घूमने वाले यहाँ पे, एक तो घूमती है फेज डिस्प्लेस, फेज स्प्लिट से, स्प्लिट फेज से, स्प्लिट फेज से, क्योंकि फेज स्प्लिट हो गया, एक फेज दो भागों में बट गया, क्योंकि दोनों की अलग अलग हैं और मोटे तार के कमटरों की है। और एक होगी आपकी शेडेड रिंग से, शेडेड रिंग से, इससे क्या हुआ, वो फाई आर रिजल्टेंट, फाई आर को कुल चुंबकीय फ्लक्स वोल्टेज से V से 90 डिग्री लैग होता है, लैग होगा, लिख लेना 90 डिग्री लैग होगा। तो इससे क्या होगा, कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई आर घूमने वाला होगा, घूमने वाला होगा। और ये क्या करेगा, घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या करेगा, लिख लेना घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स, लिख लो घूमने वाला फ्लक्स एल्यूमिनियम डिस्क को काटेगा, एल्यूमिनियम डिस्क को छेदन करेगा या काटेगा, लिख लो काटेगा, हिंदी में अपनी भाषा में काटेगा। तो इसमें फैराडे के नियमानुसार ईएमएफ उत्पन्न होगा, किसमें, लिख लो डिस्क में क्या होगा, डिस्क में माइकल फैराडे, फैराडे के, लिख लो डिस्क में फैराडे के चुंबकीय प्रेरण से ईएमएफ उत्पन्न होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा, जिसके अनुसार इसमें धारा चलेगी। तो क्या कहेंगे, जिससे डिस्क में भंवर धारा उत्पन्न होती है, भंवर धारा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। अब तो घूमी नहीं है, ये इसको काटा, देखो अभी तो घूमी नहीं है, अब क्या होगा, ये फ्लक्स इसको काटेगा, इसमें भंवर धारा उत्पन्न होगी, तो इसका चुंबकीय फ्लक्स होगा, इसका चुंबकीय फ्लक्स होगा, दो चुंबकीय फ्लक्स हो गया आपके सामने, इसका चुंबकीय फ्लक्स तो रोटेट करने वाला हुआ, और अब इसके कारण डिस्क में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। एक बात और लिख लो, यहाँ पे कुछ लिखना चाहो तो मैंने नाम मिटा देता हूँ, कि अब लिखेंगे अब ये डिस्क कैसे घूमेगी, डिस्क कैसे घूमेगी उसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि इसका चुंबकीय फ्लक्स ने इसको काटा और रोटेट करने वाला चुंबकीय फ्लक्स हुआ, उस चुंबकीय फ्लक्स ने डिस्क को काटा, इसमें फैराडे के नियमानुसार ईएमएफ उत्पन्न हुआ और भंवर धारा उत्पन्न हो गई। अब इस भंवर धारा से क्या होगा, लिख लो, जब प्रत्यावर्ती फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स को काटता है, ये घूमने प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स या रोटेट करने वाला या प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स होगा, उसमें प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स लिख लो, प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स या रोटेट करने वाला चुंबकीय फ्लक्स। एक बात लिख लो इसमें, यहाँ पे जब प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स या घूमने वाला प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स एल्यूमिनियम डिस्क को काटता है, तो डिस्क में फैराडे के नियमानुसार ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसके कारण इस डिस्क में भंवर धारा उत्पन्न होती है। भंवर धारा के कारण डिस्क में फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो एडी करंट फ्लक्स लिख लेना, एडी करंट फ्लक्स और कुल चुंबकीय फ्लक्स की
पारस्परिक प्रतिक्रिया से डिस्क घूमना शुरू कर देगी, डिस्क में घुमाव बल उत्पन्न हो जाता है। अब ये डिस्क घूमेगी, अब क्या करेगी, डिस्क घूमेगी। डिस्क की गति किस पे डिपेंड करती है, लिख लेना, डिस्क की गति, ये डिस्क की गति, क्योंकि v तो कांस्टेंट है, मैंने आपको v तो स्थिर है, v तो स्थिर होता है, तो डिस्क की गति किस पे डिपेंड करेगी, इसके ऊपर डिपेंड करेगी। डिस्क तेज घूमेगी या रीडिंग ज़्यादा देगी, तो ये लोड करंट पे डिपेंड करती है। डिस्क पर घुमाव बल लोड करंट पर डिपेंड करता है, लोड करंट पर निर्भर करता है। डिस्क पर घुमाव बल टार्क लोड करंट पर निर्भर करता है। आपको सारी बातें लिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, आगे समझ में। ये तो होगा वो बात है। अब देखते हैं, डिस्क घूमेगी तो डिस्क की गति को कंट्रोल करेगा, लिख लो, डिस्क की गति स्प्रिंग द्वारा नियंत्रित की जाती है। स्प्रिंग, और स्प्रिंग कहाँ होते हैं, देखो स्प्रिंग लिख लो, स्प्रिंग कहाँ होती है, स्प्रिंग स्पिंडल पर स्थापित होती है। एक बात होगी। और स्पिंडल कहाँ होता है, स्पिंडल ज्वेल बेरिंग पर स्थापित होता है। ये थी बात यहां पे, ठीक है ना। तो अब बताओ इसके अंदर कौन से में, इस इंडक्शन टाइप यंत्र में जो टार्क उत्पन्न हुआ, सबसे पहला कौन सा टार्क होगा, डिफ्लेक्टिंग टार्क। इस पॉइंट को घुमाएगा, कौन घुमाएगा, ये डिस्क को घुमाएगी, डिस्क स्पिंडल को घुमाएगी, स्पिंडल से ये घूमेगा, तो यहां पे डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न होगा, यहां पे डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न होगा। समझने बात को, ये किसके द्वारा हुआ, लिख लो यहां पे, मैं यहां मिटा देता हूं। डिफ्लेक्टिंग टार्क की बात कर लेते हैं, टीडी। देखो ये वोल्टेज के अनुसार फ्लक्स उत्पन्न हुआ, ये धारा के अनुसार हुआ, तो लिख सकते हैं V इंटू आई, ये होता है वोल्टेज व करंट के गुणनफल के समानुपाती डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है। या फिर ये कह सकते हैं इसमें P के डिफ्लेक्टिंग टार्क पावर के समानुपाती होता है, क्योंकि P इंटू आई क्या है, पावर है। ठीक है, समझ गए बात को। एक तो ये थी। अब यदि कंट्रोलिंग टार्क की बात करें, कंट्रोलिंग टार्क नियंत्रक बल किसके द्वारा उत्पन्न हुआ, समझ गए होंगे, स्प्रिंग के द्वारा, स्प्रिंग के द्वारा हुआ। और तीसरी बात करें डैम्पिंग टार्क की, डैम्पिंग टार्क किसके द्वारा, मैंने आपको बताया सूचक मापी यंत्र के अंदर तीनों चीजें देखनी पड़ेंगी आपको को। ये एडी करंट के द्वारा, क्योंकि यहाँ एडी करंट उत्पन्न हुआ, उससे डिस्क की गति कंट्रोल हो जाएगी, डिस्क एडी करंट के द्वारा होता है। एक बात ये आती है। चलो तीनों बातें यहाँ पे आ गई। चलो अब देखेंगे यहाँ से कौन सा बल लगा, टीसी लगा, यहाँ से कौन सा लगा, टीडी लगा, डिफ्लेक्ट, दोनों का मान बराबर हुआ, तो क्या लिखेंगे, टीडी बराबर टीसी होगा। टीसी कंट्रोलिंग टार्क हुआ तो पॉइंट रुक जाएगा, पॉइंटर रुक जाएगा। और जो ही इसमें वाइब्रेशन होगा, जो ही वाइब्रेशन होगा, डिस्क हिलेगी तो एडी करंट उत्पन्न होगा और ये डैम्पिंग टार्क उत्पन्न हो जाएगा यहाँ पे। चलो ये तो थी बात यहाँ पे, तीनों बातें। ठीक है, आपसे और अधिक ज़्यादा नहीं पूछा जाता इसके अंदर एडी करंट की, किस किस स्थान पर कार्य करेगा, शंट जो प्रेशर कॉइल कैसे बनी होती है, कहाँ संयोजित होती है, ये सारी बातें आपको मैंने लिखवाई। अब देखेंगे, मैंने आपको एक चीज़ बताई, ध्यान होगा आप लोगों को कि इस प्रकार का जो भी मीटर होगा, अपना सूचक मापी यंत्र जो भी होगा, ये किस प्रकार का यंत्र है, सूचक मापी यंत्र है, इंडिकेटिंग यंत्र है। आपको पॉइंटर जहां नजर आता है पूछा जाए वाट मीटर किस प्रकार का यंत्र होता है, सपोज करो वाट मीटर किस प्रकार का यंत्र होता है। अब समझो वाट मीटर में क्या है, इंडिकेटर है, सूचक है, संकेतक है, लग रहा है आपको पॉइंटर है, तो वो पॉइंटर वाला कौन सा होगा, इंडिकेटिंग होगा। तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सर समाकलीय हो गया, सर ये तो इंटीग्रेटिंग हो गया। इंटीग्रेटिंग समाकलीय नहीं, ये इंटीग्रेटिंग है, सूचक सूचना देगा आपको, वो पॉइंटर देखेगा, सुई देखेगी तो बस सूचक मापी यंत्र भी होगा, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडिकेटिंग यंत्र। तो ये किस प्रकार का यंत्र है, इंडिकेटिंग यंत्र। इंडिकेटिंग यंत्र में कितने बल काम करेंगे, 3 प्रकार के बल काम करेंगे। समझ गए आपको, तीनों बल के मैंने आपको लिखा है, तीनों बल ये काम करते हैं। एक चीज याद रखना,
इंडिकेटिंग यंत्र कैसा भी हो, चाहे एमआई हो, पीएमएमसी हो, इलेक्ट्रोडायनेमिक हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला ही क्यों ना हो, यदि डिफ्लेक्टिंग टार्क किसी के वर्ग के समानुपाती नहीं होता है, सीधे ही समानुपाती होता है, तो उसका पैमाना समरूप होता है, उसका पैमाना समरूप रहेगा। तो उसका पैमाना कैसा है? समरूप है, समरूप होता है, मतलब कि समान भागों में विभाजित होता है। ये कह सकते हैं रेखीय होता है। क्या कहेंगे? रेखीय होता है। लिख लो, इसका पैमाना रेखीय होता है, लीनियरली होता है। समझ गए? रेखीय मतलब लीनियरली होता है, समरूप होता है, ये कह सकते हैं समान भागों में विभाजित होता है। तो यहाँ किसी प्रकार का आपको ये ऐसे नहीं कि 4 5, ये बिल्कुल समान भागों में आपको दिखेगा। तो पूर्वांकित पैमाना कैसा होगा? समरूप होगा। किस प्रकार? क्योंकि आप पूछा जाए यदि डिफ्लेक्टिंग टार्क समानुपाती आई स्क्वायर होगा, या फिर डिफ्लेक्टिंग टार्क समानुपाती वी स्क्वायर होगा, या डिफ्लेक्टिंग टार्क समानुपाती पी स्क्वायर होगा, तो क्या होगा? समान, तो उसका वो पैमाना कैसा होगा? फिर कहेंगे वो समरूप नहीं होता है। फिर क्या कहेंगे? समरूप नहीं होता है। लेकिन ये तो सीधे ही पावर के समानुपाती था, करंट वोल्टेज के गुणनफल के समानुपाती है, स्क्वायर तो नहीं लगा कहीं पे, तो क्या कहेंगे? इसका पैमाना समरूप होता है। ये तो थी बात। इसको पैमाना समरूप, सम भी बहुत समरूप होता है, सम होता है, रेखीय होता है, जैसा भी आपको एग्जाम में नाम मिले। कहाँ प्रयोग होता है? सिर्फ केवल एसी पर प्रयोग होता है। सारी बातें आपको मैंने बताई हैं, लिख लेना। इंडिकेटिंग यंत्र होता है, पैमाना समरूप होता है, धारा जिसमें जो डिफ्लेक्टिंग टार्क वो पावर के समानुपाती होता है, करंट वोल्टेज के गुणनफल के समानुपाती होता है। स्टेडी रिंग का काम, इसमें जो ये चुंबकीय फ्लक्स है, ये चुंबकीय फ्लक्स को वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे करना होता है। और एसी केवल एसी पर कार्य करता है। ये लिख लो यहाँ पे, ये कहाँ कार्य करेगा? ओनली एसी पर, ओनली एसी पर कार्य करता है। अब गुण अवगुण की बात करें, महंगा होता है। गुण अवगुण की बात करें, महंगा होता है। इस मीटर का, इस यंत्र का प्रयोग कौन सा? इंडक्शन टाइप वाला। ये तो मैंने वाट मीटर ये पॉइंटर लगाया है, इस पॉइंटर को हटा देंगे और यहाँ चुंबक लगा देंगे, डिस्क वो मैग्नेट, तो ये एनर्जी मीटर बन जाएगा। इसलिए कहते हैं इस मीटर का प्रयोग कम से कम करते हैं। तो वाट मीटर के रूप में सबसे अधिक प्रयोग किसका करते हैं? लिख लो, इलेक्ट्रोडायनामिक का डायनेमो टाइप यंत्र वाट मीटर का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के यंत्र का प्रयोग कहाँ करते हैं? एनर्जी मीटर में करते हैं। और लिखो तो लिख लो, इसमें टार्क कम होता है। इसमें कुछ क्या लिख सकते हैं और बाकी? टार्क कम होता है और पावर लॉस अधिक होती है। पावर लॉस अधिक होती है, महंगा होता है, केवल एसी पर प्रयोग किया जा सकता है। ये थे गुण और अवगुण थे, समझ गए? तो दोस्तों ये तो था आपका इंडक्शन टाइप वाट मीटर। एक तीसरा बच गया, कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसका प्रयोग लगभग ना के बराबर किया जाता है, तो उसको पढ़ना भी अनिवार्य नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर का प्रयोग कर सकते हैं क्या वाट मीटर के रूप में? हाँ, कर सकते हैं। कितने प्रकार का होता है? तब आपको नाम लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक यंत्र भी होता है, लेकिन उसका अधिकतर प्रयोग नहीं करते हैं। इसका प्रयोग भी नहीं किया जाता है अधिकतर तो इलेक्ट्रोडायनेमिक वाले का किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसका यदि ध्वनि होता तो यहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसका और इंडक्शन वाले का सबसे अधिक KWS मीटर में किया जाता है। तो ये तो थे दोस्तों आपको वो आज का इंडक्शन टाइप वाट मीटर। वाट मीटर कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के देखे, तीनों प्रकारों में 3 का अध्ययन किया। और यदि आप देखना चाहो कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ा नहीं है, तो जस्ट पिछला वीडियो मैंने आपको बताया था, उसको देख लेना। सेम टू सेम वर्गीकरण करवा रखा है। और यदि डायनेमो टाइप का अध्ययन करना चाहो तो एक वीडियो पीछे चले जाना, उसका भी मैंने बारीकी से अध्ययन करवा रखा है कि वाट मीटर को कैसे, वाट मीटर के रूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। आज इसको ये पढ़ना जरूरी था, ये आपको पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को। इसी में यदि किसी प्रकार की समस्या हो, समझ में नहीं आया हो, किसी प्रकार की त्रुटि नजर आई हो, या किसी प्रकार की मन में कोई शंका हुई हो, ठीक है, तो आप कमेंट्स में लिख के बताना। और अपने विचार इस वीडियो के प्रति क्या हैं वो भी आप कमेंट्स में लिखना। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करना। आप लोग ही, यदि आप लोग चाहते हो कि इस चैनल को कुछ ग्रो करवाएं या इसको सपोर्ट करें, तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। लाइक और शेयर करना और कमेंट्स तो आप अवश्य करके जाना कि सर इस वीडियो के प्रति हमारे मन में ये विचार हुए हैं। यदि कुछ सुधार करने की, यदि मेरे को लगे कि सुधार करना है, तो अगले वीडियो में और कुछ सुधार करके आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।